आज का दिन वैसे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए अहम है आज का दिन कि इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए आज सुहेल आफरीदी ने और पार्लियामेंटेरियंस ने सब ने जो फैसला किया वो ये था कि सारे के सारे आज जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसके बाद फिर वहाँ पे वो मुज़ामत करेंगे। और जो ऐलान किया था वो ये किया था कि पूरे पाकिस्तान को फिर हम बंद करेंगे रात के वक्त और पाकिस्तान के हर चौक में एहतजाज किया जाएगा, हर चौक में डी चौक बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं, और अगर इजाज़त दी जाती है तो जेल से क्या खबर निकलती है। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो क्या अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रात को पूरा जोर लगा के पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाजी एक हिकमत अमली अपना सकती है। ये चीज़ें भी हमें अभी नज़र आ जाएंगी थोड़ी देर में। जो नाम दिए गए मुलाकात के लिए उसमें पहला नाम है सुहेल आफरीदी का, दूसरा शाहिद खटक का, तीसरा मीना खान का, चौथा नाम है शफ़ी जान का, पांचवा शफ़कत अयाज़ का और छठा नाम है अब्दुल सलाम अफरीदी का। ये नाज़रीन 6 नाम दिए गए हैं क्योंकि अदालत का हुक्म था कि 6 लोग मिल सकेंगे इमरान खान साहब को हर जुमेरात को। तो ये 6 नाम दे दिए गए हैं जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक और ऐलान किया सुहेल आफरीदी ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। वो ऐलान उन्होंने ये किया कि अब तक जो लोग इकट्ठे हुए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के प्लेटफॉर्म पे, जो नौजवानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब तक 5,30,000 नौजवान इसके अंदर शामिल हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में। अगर तो इसमें 5,30,000 नौजवान शामिल हो गए हैं तो ये तो तादाद ठीक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बताया गया था कि 60,000 नौजवान है। अब अगर हफ्ते डेढ़ के बाद ये 5,30,000 है तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि 27 सितंबर आने तक इनकी तादाद 20-25 लाख तक भी हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर नौजवान रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं बारी बारी एहतजाज करने के लिए और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं तो फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उनकी तादाद को बहुत बड़ी नहीं है, यानी उनकी वैसे ही आबादी बहुत कम है। 45 लाख की टोटल आबादी है, उसमें से भी सिर्फ एक इलाके के लोग हैं मुख्तलिफ एरिया से आके, वो एक जगह पे 10-15 हज़ार लोग हैं, एक जगह पे 20,000 लोग हैं, वो जो अलग अलग जगहों पे वो एहतजाज करते हैं। तो वो टोटल 50-60 हज़ार लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो कम होते हैं तो फिर भी वो 20-25 हज़ार लोग तो रहते हैं, 10,000 तो रहते ही हैं एक आधी जगह पे। तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाकई में लाखों नौजवान इकट्ठे कर पाए तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाएगी, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान की नाज़रीन हम बात कर रहे थे ना, ये देखें एक और खबर बलूचिस्तान से। ये खबर देखें, आप अपना सर पीटेंगे कि ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। ये देखें आप, ये एक बुजुर्ग हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तस्वीर में। ये देखें, इनको लोग हाथ में ला रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, ये जरा देख लें आप। इनकी उम्र 70 साल है। ये गवर्नर है बलूचिस्तान के शेख जाफर खान मंदोखेल। शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं, ये 70 साल इनकी उम्र है, बलूचिस्तान के ये गवर्नर हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026, यानी 2026 का जो समिट हो रहा है नौजवानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया गया किसे? 70 साला गवर्नर बलूचिस्तान को। है ना मजे की बात। पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान नहीं मिला जो यूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। जो प्रोग्राम है वो यूथ का है और 70 साला बाबा जी गए हुए गवर्नर साहब, क्योंकि उन्हें सैर कराना मकसद था। तो नाज़रीन, ऐसे ही बंदरबांट की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना, कभी सही बंदे को सही काम पे आने ही नहीं दिया। जानबूझकर उन्होंने हमेशा ये किया। उन्होंने कहा ठीक बंदा ठीक जगह पे आएगा, वो लगेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं उठाओ नालायक आदमी को लगाओ। जिस बंदे का जो काम है उससे नहीं करवाना, किसी और बंदे से करवाओ, ताकि कोई सवाल ही ना करे, पूछे ही ना कि गलत क्या और सही क्या है। 70 साल के बाबे को उठा के भेज दिया, और भेज दिया कहाँ पे? यूथ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 2026 का, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे भेज दिया, और वो भी मुंह उठा के चल दिए। उनको भी शर्म नहीं आई कि मैं कहां जा रहा हूं। ये है जनाब पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल।
नादरीन, ये एक और इंसिडेंट हुआ। आमिर मुगल साहब के घर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आमिर मुगल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से एक हैं और ये बड़ी मुश्किलात में है। मैं इनके बारे में ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ कि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। इनकी बड़ी कामयाबी है। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ज़रिए से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर मुगल ने ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने गिरफ्तार नहीं होना, मैंने नाक में दम करके रहना। अब जब भी कभी इस्लामाबाद आने का या एहतजाज करने का कोई ऐलान होता है ना, तो सारी एजेंसियां लग जाती हैं इस चक्कर में कि आमिर मुगल को पकड़ लो, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे एक्टिव लोगों में से एक आदमी है। इस्लामाबाद के अंदर जब भी एहतजाज होता है, नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है, उसमें एक बड़ा किरदार आमिर मुगल का भी होता है। बहुत सारे और लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकी लोग काम नहीं करते, लेकिन आमिर मुगल का बाकायदा हर मरतबा रोल होता है और वो असर डालता है, वो फ़र्क पैदा करता है। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हर हाल में, इससे पहले कि एहतजाज शुरू हो, आमिर मुगल को किसी तरह गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जनाब, उनके घर के ऊपर रेड मारा और उनके सोफे की गद्दियाँ उखाड़ दी, कुर्सियाँ और दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज खोल दिया, वो भी तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए। यानी आमिर मुगल की शीशों के बीच में बैठा हुआ है या गद्दियों के बीच में छुपा हुआ है। ये चीज़ें आप क्यों तोड़ते हैं? ये चीज़ें पता क्यों तोड़ते हैं? सोफ़े तोड़ते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, मेज़ें तोड़ते हैं, फ्रिज तोड़ते हैं, घर के शीशे, बाकी चीज़ें, स्क्रीन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं पता है? ये इसलिए तोड़ते हैं ताकि अगले बंदे का इतना नुकसान हो जाए कि वो डर जाए और वो पीछे हट जाए इस लड़ाई से। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं ना ज़्यादातर। आमिर मुगल भी मिडिल क्लास का आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं है। तो अब ये जो नुकसान हुआ है बेचारा कैसे भरेगा, कैसे भरेगा? आम आदमी को चीज़ें बनाने में बहुत लंबा अरसा लग जाता है। आमिर मुगल ने खुद बताया कि कोई लेडी एहलकार नहीं थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तोड़ फोड़ किया गया। हमारे उसके घर में जो कुत्ते हैं उनको डंडों से मारा गया और 2-3 फायर भी किए गए कुत्तों को चुप करवाने के लिए, उनको डराने के लिए। फिर खौल उठा के साथ ले गए, DVR उतार के साथ ले गए। आमिर मुगल को गालियां देते रहे और कत्ल करने की फैमिली के सामने धमकियां देते रहे, संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए, मोटरसाइकिलें 2 घर में खड़ी थी वो भी चोरी करके साथ ले गए। तो आमिर मुगल कहता है जी मुझे तो याद भी नहीं है मेरे घर पे अब तक कितने अटैक, कितने हमले हो चुके हैं। ये है नादरीन सूरत हाल। और ये आपको पता है ना, पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, फस्तायत इसी तरह अपने उरूज के ऊपर है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। नादरीन, ये मोहम्मद हुसैन के बारे में जो खबर मैंने आपको दी थी ना, वो जो नौजवान कत्ल हो गया जिसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुबैना तौर पे GHQ में दाखिल होकर वहाँ पे PTI का झंडा लहराना चाहता था और वहाँ पे ये कोई पिस्तौल लेकर घुस गया था और ये चाह रहा था कि ये कत्लेआम कर दे और जाके PTI का झंडा GHQ में लहरा दे। यानी इल्ज़ाम तो इसी किस्म के हैं उसके ऊपर। उसके बारे में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। सबसे पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना कि वो ज़हनी तौर पे एक मरीज़ आदमी है, नॉर्मल नहीं है। अब ये BBC ने भी खबर दी है, उन्होंने भी तस्दीक की और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो नफसियाती मर्ज़ का शिकार था बल्कि 3-4 साल से बहुत दबाव में था, बड़ी परेशानी में था और वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। उसकी दवाइयों की तफसीलात भी आ चुकी हैं, जबकि उसकी फैमिली ने कहा कि वो हर तरह का ताउन करेंगे, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि इसकी तहकीकात करवाएं। अब नादरीन, मईशत के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं, यहाँ इनके साथ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा कि मईशत के हवाले से आज हम कहाँ खड़े हैं और ये किसकी मेहरबानी है। और ये जो नया झटका हमें लगा बहुत बड़ा, ये झटका हमें कहाँ लेकर जाएगा। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग निकलेंगे और ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दे, लेकिन इनका मूड नहीं लग रहा कि अभी भी ये मुलाकात करवाएंगे। और आज रात यानी मुलाकात नहीं करवाते तो 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और पार्टी का परचम लेकर एहतजाज के लिए निकलने की कॉल दे रखी है। आज के बाद मैं अडियाला जेल तक आऊँगा, जब ये खुद बुलाएंगे कि आकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लो। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आज 13 अगस्त है, आज रात को वैसे ही पाकिस्तान भर में पाकिस्तानियों ने निकलना है। तो ये दिन भी ऐसा है कि बड़ा स्मार्टली देखें, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने ठीक वक्त का इंतखाब किया कि जुमेरात का दिन है, 13 अगस्त है, मैं मुलाकात के लिए जाऊँगा। अगर मुलाकात नहीं होगी तो पाकिस्तानी तो निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तो निकलना है। और पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, लोग उनसे नाराज़ हो गए
और जो उनके कारकुन हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए कि पहले हम ये लड़वाते रहे फ़ौज के साथ और ये कहते रहे जनाब के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेजा मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में करती है, हमने इसको रोकना है। लेकिन फिर जाके वो उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो वो काफ़ी मुतनफ़र भी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन। जो बड़े डाई हार्ड कारकुन थे वो भी बेचारे अब बात नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों। तो वहाँ पर एक सकूत है, खामोशी है। लेकिन PTI का कारकुन जो है वो तो काफ़ी एक्टिव है। ख़ासतौर पे जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कारकुन एक्टिव ही रहता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे भी लेकर निकलें और निकल कर बाहर आएँ और आकर आप एहतजाज में शामिल हों। और आज रात को वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान को जैम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान बड़े शहर जो हैं वो नॉर्मली जैम हो जाते हैं आज की रात में। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रंग कितना गहरा होता है आज रात को जब नौजवान निकलेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सिलसिले में जो रैलीज वगैरह निकलती हैं रात के वक्त 12 बजे से पहले, तो आज रात जब पाकिस्तानी निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे 10 बजे के बाद जब ये मामला शुरू होगा और 12 बजे 1 बजे तक चलेगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने झंडे और कितने लोग निकलते हैं। नादरीन, एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अडयाला जेल के बाहर हैं तो अडयाला जेल के अंदर की भी आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई तो ये पहली मरतबा हुआ कि जिस कमरे में मुलाकात करवाई जाती है वहाँ पे बुशरा बीबी के अकब में एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी और उस टीवी स्क्रीन जो है वो वहाँ लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान साहब की CCTV फुटेज चला दी गई। यानी डेलिबरेटली वहाँ पे एक ऐसा कैमरे का लिंक वहाँ पे दिया गया या वहाँ दिखाया गया। अब ये पता नहीं लाइव फुटेज थी या रिकॉर्डेड वीडियो थी कि जिस टाइम इमरान खान साहब वॉक कर रहे हो या जिस टाइम इमरान खान साहब कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त की वो फिल्मा के उन्होंने वहाँ पे चला दी। अब आप ये कुछ कह नहीं सकते कि वो लाइव थी या वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये उनकी फैमिली ने देखा कि जो बुशरा बीबी के अकब में लगी हुई टीवी स्क्रीन उसके ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज चल रही है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया है। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीज़ें ये डर कर करते हैं, बात चीज़ें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीज़ें ये प्रिएंटिव बायर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए। वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को। उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी
और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज़्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमजोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक्तदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमजोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक्तदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज पीटीआई के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की आपको क्या जरूरत है, जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा, बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे, हम फौज का सियासत में किरदार खत्म कर देंगे, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम खत्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफी है, इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या यह सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे, लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आइन को तोड़ेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा।